अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती असम्बली में आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें क़बायली तबक़ों जैसे वाल्मीकि बोयालू, खैटी लम्बाड़ालू को एसटी की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया कि इस महीने के आखिरी हफ्ते से कबायलियों में 11 लाख एकड़ से ज्यादा पुड्डू लैंड तकसीम की जाएगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि मरकजी बजट में सरकारी स्कूलें मुख्तलिफ हुकूमत गरीब और मुस्तकीन तक पहुंचेंगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हुकूमत ने कोविड वबा के बाद मईशत को पटरी पर लाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए हैं। अब खबरें तफसील से। रियासती असम्बली में आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें कबायली तबक़ों जैसे वाल्मीकि बोयालू, खैटी लम्बाड़ालू को एसटी की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश की और कहा कि हुकूमत ने एसटी कमीशन की जानिब से पेश करदा सिफारिशात को पहले ही मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत को एक मकतूब रवाना किया गया है। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल न मिलने पर हुकूमत ने करारदाद पेश की है। बाद में ऐवान में करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज ऐलान किया कि इस महीने के आखिरी हफ्ते से कबायलियों में 11 लाख एकड़ से ज़्यादा पुड्डू लैंड तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि पट्टेदार तकसीम किए जाएंगे और रैतू बंधु के अलावा बिजली और पानी की सप्लाई में तोसी दी जाएगी। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि ग्राम सरपंच, मुंतखब नुमाइंदे और तमाम पार्टियों के क़ायदीन यह हलफनामा दाखिल करें कि वो जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जंगलाती अराज़ी पर कब्ज़ा नहीं करेंगे और पुड्डू सक़ाफ़त को मुतासिर नहीं करेंगे। वक्फ़े सवालात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि पुड्डू पत्तेजात से महरूम कबायलियों को गिरिजन बंधु से फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला ने पट्टे मिलने के बाद जंगलाती अराज़ी पर कब्ज़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उन्होंने कबायलियों से कहा कि वह महकमा जंगलात के एहलकारों पर हमले न करें। ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కొంతమంది గొత్తికోలను తీసుకొచ్చి రాతులు నరికిపిచ్చి వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గంగా వైలెంట్గా అటవీ అధికారులు నరికేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్న విన్నా అధ్యక్ష నా ఛాంబర్లో వాళ్ళు ఏమో కొట్టినరు హింసించారని చెప్తా ఉన్నారు. మరి చచ్చిపోయిన శ్రీనివాసరావు ఫారెస్ట్ అధికారి ఇప్పుడు ఎవరు అధ్యక్ష, ఎవరు చంపినరు? అట్లా అటవీ అధికారుల మీద దాడులు చేసి చంపేసిన ఆ ధర్మమైన దాన్ని సమర్థిస్తామా మనం? కొంతమంది అగ్రకులాల వాళ్ళు కూడా గిరిజన అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళ పేరు మీద కబ్జాలు చేస్తూ ఉన్నారు. 20, 30 ఎకరాలు ఉంటుంది అధ్యక్ష పోడు కొట్టుకోవడం అంటే. ఇలా ఖమ్మం జిల్లాలో అట్లాంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, చాలా భద్రాచలం ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అటువంటి ఉదాహరణలు నేను పెట్టమంటే సభ ముందు పెడతాను. ఆ వివరాలన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళని సమర్థిస్తాము మనం. मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 114 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 96 अफराद सेहतियाब हुए हैं। फिलहाल सेहतियाबी शरह 58.8% है। एक्टिव केसेस की तादाद 1797 है। वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 79,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन डोजेज दिए गए। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, जापान से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन को पीर से सफ़र से कबल कोविड के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इससे कबल मुसाफिरों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरीन में से 2% मुसाफिरीन की रैंडम टेस्टिंग की जाती रहेगी। हैदराबाद एक्सप्रेस रेस ट्रैक हुसैन सागर के पास ABB FIA फार्मूला E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप कल मुनाकिद करेगा। मुल्क में पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद में 2.8 किलोमीटर ट्रैक पर मुनाकिद होगी। इसमें जुमला 18 टर्न्स रहेंगे। तकरीबन 20,000 अफराद इस रेस का मुशाहिदा कर सकते हैं, जबकि 4 ज़मरों में टिकट दस्तियाब हैं। कारों के इस्तेमाल के मामले में फार्मूला ई और दीगर मोटर स्पोर्ट्स में फ़र्क पाया जाता है। फार्मूला ई रेस में इस्तेमाल होने वाली कारें इलेक्ट्रिक होती हैं और इसमें 250 kW बैटरी होती है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर, मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के हमरा कल हैदराबाद के निकलिस रोड पर फार्मूला ई चैंपियनशिप को झंडी दिखाएंगे। इसरो ने आंध्र प्रदेश के शॉर्ट रेंज श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दूसरे तरक्याती फ्लाइट को आज कामयाबी से दागा।
اور اس کے ذریعے ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ اور دیگر 2 سیٹلائٹس کو خلا میں پہنچایا گیا۔ صبح 2:48 پر 6.5 گھنٹوں کی الٹی گنتی کے بعد سیٹلائٹ کو صبح 9:18 پر فرسٹ لانچ پیڈ سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے SSLV کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کو مبارکباد دی۔ Congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. Probably all of you are aware that SSLV had its maiden flight, SSLV D1, and we had a narrow miss of placing the satellite in the orbit because of a shortfall in velocity. And I'm very happy to report that we have analyzed the problems faced in the SSLV D1, identified the corrective actions, implemented in a very fast pace, qualified all of those new systems, went through large amount of simulations and studies to ensure that the vehicle will become success this time. And I'm very happy to see that the really intended model of the vehicle has been executed in reality. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ حکومت نے کووڈ-19 وبا کے بعد معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پر بحث کے دوران نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بجٹ اس تناظر میں پیش کیا گیا ہے کہ ہندوستان وبا سے ابھر رہا ہے اور اس میں معیشت میں بہتری کا پہلو نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ مالیاتی خسارے کے حدود اور ہندوستان کی جامع ترقی کو ذہن میں رکھتے ہوئے متوازن بجٹ تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابق وزیر وائس وویکانند ریڈی کے قتل کیس کے 5 ملزمین سنیل یادو، دیوی ریڈی، شیو شنکر ریڈی، ایراگنگی ریڈی، دستگیری اور اما شنکر ریڈی کو آندھرا پردیش کے کڑپڑا سے منتقل کرنے کے بعد آج حیدرآباد کی سی بی آئی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سی بی آئی نے ملزمین کی کڑپڑ سے حیدرآباد منتقلی میں پیش آ رہی دشواریوں سے عدالت کو واقف کروایا۔ سماعت کے بعد عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ شیو شنکر ریڈی، اما شنکر ریڈی اور سنیل یادو کو چنچل گوڑا جیل منتقل کیا جائے، جبکہ سرکاری گواہ بننے والے ایراگنگا ریڈی اور دستگیری کو ضمانت دی گئی۔ اس کیس کی اگلی سماعت 10 مارچ کو ہوگی۔ اس سے پہلے اعلیٰ عدالت نے آندھرا پردیش سے کیس تلنگانہ منتقل کیا تھا۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے اسمبلی میں جانکاری دی کہ ریاست میں جملہ 42 میڈیکل کالجز موجود ہیں۔ وقفے سوالات کے دوران اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے وقت صرف 20 میڈیکل کالجز، 5 سرکاری اور 15 سرکاری کالجز موجود تھے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاست میں فی الحال 6715 MBBS سیٹس دستیاب ہیں، جن میں سے 2790 گورنمنٹ میڈیکل کالجز، 53 ESI میڈیکل کالجز، 3800 خانگی میڈیکل کالجز شامل ہے۔ ریاست میں جملہ 2556 پوسٹ گریجویٹ سیٹس ہیں۔ ప్రభుత్వం ఈ మధ్య 157 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు దేశవ్యాప్తంగా మంజూరు చేస్తే తెలంగాణకు ఒక్కటంటే ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వకుండా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేసింది అధ్యక్ష। రాష్ట్రం నుంచి ఆనాడు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ఈటల రాజేందర్ గారు స్వయంగా దరఖాస్తులు పెట్టిండు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, పోయి కలిసిండు, కానీ ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వలే అధ్యక్ష। అప్పుడు వైద్య మంత్రిగా ఉన్న డాక్టర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు, రాజేందర్ గారు ఎన్ని ఉత్తరాలు రాసినా, ఎన్ని ప్రతిపాదనలు పంపినా తెలంగాణ పట్ల పక్షపాతంతో, కుట్రతో ఈ రాష్ట్రానికి ఒక్క కాలేజీ ఇవ్వకుండా దేశవ్యాప్తంగా 157 కాలేజీలు ఇచ్చినారు। కానీ కేంద్రం ఇవ్వకపోయినా మన ముఖ్యమంత్రి గారు 33 జిల్లాల్లో 33 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రజలకు విద్యను, వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చినటువంటి నాయకుడు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అధ్యక్ష। ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో బీబీ నగర్లో నడుస్తున్న ఎయిమ్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే అక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ లేదు, ఆపరేషన్ థియేటర్ లేదు, పేషెంట్లు లేరు, పిల్లలు మాత్రం ఉన్నారు। ఆ పిల్లలు ఎందుకు జాయిన్ అయినా మీ ఎయిమ్స్లో అని బాధపడుతుంటే కనీసం నేర్చుకోవాలంటే నేనే మొన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున భువనగిరి ఆసుపత్రికి ప్రాక్టికల్స్ కోసం పోవడానికి అనుమతి ఇచ్చినాం అధ్యక్ష। కనీసం ఒక ఆపరేషన్ థియేటర్ లేదు, ఓ బ్లడ్ బ్యాంక్ లేదు, సర్జరీస్ లేవు, కనీస వసతులు 4 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఎయిమ్స్లో పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు। ఆ ఎయిమ్స్కు మనమిచ్చిన భవనం, మనమిచ్చినటువంటి తప్ప అక్కడ ఎలాంటి సౌకర్యం లేదు। گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں سرکاری اسکیموں میں مختص رقومات غریب اور مستحقین تک پہنچیں گے۔ مرکزی بجٹ میں شعبہ زراعت، تعلیم اور دیہی ترقی کو مختص کردہ رقومات پر راج بھون میں منعقدہ ایک مباحث میں حصہ لیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ آزادی کے بعد تعلیمی شعبے کے لیے اس بجٹ میں سب سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں، دیہی ترقی اور PM آواس یوجنا کے لیے بھی زیادہ رقم مختص کی گئی۔ اس تقریب میں افلو کے وائس چانسلر ڈاکٹر سریش کمار، اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر صدیقی اور مرکزی تنظیموں کے عہدیداران، مختلف شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ Initiatives and allocations for agriculture. The Union Budget 2023-24 is also revolutionary in terms of agriculture and farmers' welfare. I'm happy to state that a major sum of 1.57 lakh crore has been allotted for Ministry of Rural Development in the present budget. There was a significant increase of 16.3% from previous year's allocation of 1.35 lakh crore. A major boost is given to Pradhan Mantri Awas Yojana. I am sure this brings a new cheer to the rural India. This year's budget has earmarked the highest ever budgetary allocation for education ministry since independence. BJP کی حکومت آتی ہے تو سیکریٹریٹ کے گنبدوں کو توڑ دیں گے، بنڈی سنجے کا بیان۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے نے آج کہا کہ اگر ان کی پارٹی ریاست میں اقتدار میں آتی ہے تو سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے گنبدوں کو توڑ ڈالیں گے۔ جنم گوسا BJP بھروسہ پروگرام کے تحت کوکٹ پلی حلقے میں اولڈ بوئن پلی کے مختلف وارڈز میں کارنر میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ KCR نے سیکریٹریٹ کے نام پر تاج محل کی نقل تیار کی ہے۔ بنڈی نے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیر پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسے تاج محل کی نقل کے طور پر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کو خوش کرنے کے لیے یہ سیکریٹریٹ تعمیر کیا ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر KCR پر تلنگانہ کا کنٹرول MIM کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کا بھی الزام لگایا۔ بنڈی سنجے نے مزید کہا کہ اگر BJP تلنگانہ میں اقتدار میں آتی ہے تو سیکریٹریٹ کے گنبدوں کو ڈھا دیں گے اور ان کی جگہ ہندوستان اور تلنگانہ کی ثقافت اور روایت کی عکاسی کرنے والی تعمیرات کی جائیں گی۔ ఆయన పుట్టినరోజట ఈయన ఏం కనకారం చేసిండు, ఏం పీకుడు పని చేసిండు, ఏం ఉద్ధరించిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆయన పుట్టినరోజు ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలి? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టినావు, ఏప్రిల్ 14 ఓపెన్ చేయి, నువ్వు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తావు కదా? రాని అన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏపడుతుందా ఆ డూములు ఊడ్చేస్తాం, పక్కా ఊడ్చేస్తాం డూములు। ఆ సచివాలయం అనేది తెలంగాణ సంస్కృతికి అనుగుణంగా, భారతీయ సంస్కృతి అనుగుణంగా సచివాలయం సవరి మొత్తం కొత్త రూపం తయారు చేసి ఆ డూములను కూల్చేస్తాం। పక్క తెలంగాణ సంస్కృతి ఉట్టిపడే విధంగా, భారతీయ సంస్కృతి ఉట్టిపడే విధంగా ఆ సచివాలయాన్ని మార్చామన్న విషయాన్ని ఈ 17 साला कबड्डी खिलाड़ी की खेल के दौरान मौत। एनिकाल ताल्लुक के एटी बेले में एक 17 साला कबड्डी खिलाड़ी की कल्ब पर हमले के बाद मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त संगीता साकिन हुबली की हैसियत से की गई है। वो खांगी PU कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। स्पोर्ट्स मीट के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा कबड्डी मुकाबलों के दौरान बाला गिरनाहली की साकिन संगीता को दिल का दौरा पड़ा। अगरचे कि इसे मकामी दवाखाना ले जाया गया मगर रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। इस वाक़े ने गम की लहर दौड़ा दी क्योंकि वो बेहद तंदुरुस्त तालिबा और खेलों में सरगर्मी से हिस्सा लेती थी। नए राशन कार्ड्स की इजराई रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर। रियासती वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही गरीबों को नए राशन कार्ड फराहम करने पर गौर करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए फराहम करदा 53 लाख राशन कार्ड के अलावा 35 लाख राशन कार्ड जारी किए हैं। असम्बली में सिविल सप्लाईज और पसमानदा तबक़ात की बहबूद पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ने कहा कि जबकि मरकज़ी हुकूमत ने तकरीबन 1.9 करोड़ लोगों को करीब तस्लीम किया है और इन्हें राशन फराहम किया है, तो दूसरी तरफ रियासती हुकूमत के राशन कार्ड तकरीबन 95 लाख लोगों का इहाता करते हैं। मज़ीद ये कि मरकज़ 3 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 5 किलो चावल फ़ी फ़र्द फराहम करता है। ताहम रियासती हुकूमत ने इस पर मज़ीद सब्सिडी दी है और तमाम 88 लाख राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सिर्फ 1 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से 6 किलो चावल फ़ी फ़र्द फराहम कर रही है। हैदराबाद के आसिफ जाही ख़ानदान के 9वें निज़ाम नवाब रौनक यार खान रिज शहजादगान सोसाइटी जो साल 1932 में आला हज़रत मीर उस्मान अली ख़ान की सरपरस्ती में क़ायम हुई ने रौनक यार ख़ान को हैदराबाद के आसिफ जाही ख़ानदान की 9वीं निज़ाम के तौर पर मुंतखब करने पर इत्तेफ़ाक़ राय हासिल किया, क्योंकि शहज़ादा अज़मत जा गैर मनक़ूला हो गए थे और आसिफ जा हैदराबाद की ज़िम्मेदारियाँ संभालने में नाकाम रहे थे। आसिफ जाही ख़ानदान के 9वें निज़ाम की ताजपोशी की अज़ीम शान ताजपोशी की तक़रीब जल्द ही मुनाक़िद की जाएगी, जिसमें हिंदुस्तान भर से कई नामवर बादशाहों, शहज़ादों, महाराजाओं
اور کئی شاہی خاندانوں کے زائرین کی موجودگی ہوگی۔ تاجپوشی کی تقریب ایک عظیم الشان تقریب ہوگی جہاں حیدرآباد کے عہدیدار، افراد اور شہریوں کو مدعو کیا جائے گا۔ تاجپوشی کی عظیم الشان تقریب کی تفصیلات اور تاجپوشی کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جلد ہی پریس میٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسپتال میں بنیادی سہولیات فراہم کرے، مریضوں کے لیے باتھ روم تک نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر مسز موٹو سری لتا شوبھن ریڈی نے دیے احکام۔ ہاسپٹل ڈیولپمنٹ سوسائٹی HDS کا اجلاس اتوکارام گیٹ اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر UPSC لال پیٹ سرکاری اسپتال میں منعقد ہوا اور نئی کمیٹی کے ارکان کو تشکیل دینے کے لیے کہا گیا۔ گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر موٹے سری لتا شوبھن ریڈی مہمان خصوصی تھی۔ اس موقع پر اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کے طبی عملے نے ڈپٹی میئر سے اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں ڈریسنگ روم، باتھ روم، میٹھا پانی، بور کا پانی اور مریضوں کے لیے باتھ روم جیسا بنیادی ڈھانچہ بھی نہیں ہے۔ جواب دیتے ہوئے سری لتا شوبھن ریڈی نے متعلقہ عہدیداروں سے فون پر بات کی اور انہیں اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مریضوں کو اس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ سینئر پبلک ہیلتھ آفیسر SBHO ڈاکٹر راجشری، میڈیکل آفیسر MO ڈاکٹر سائی شنکر، MMO مادھوی اور ڈاکٹر رویندر گوڑ، ICDS سنندا اور دیگر طبی افسران نے اس پروگرام میں حصہ లیا۔ حیدرآباد میں ہندوستان کا سب سے بڑا میوزیکل فلوٹنگ فاؤنٹین لانچ کیا گیا۔ حیدرآباد میں سیاحوں اور ویکینڈ پر آنے والوں کے لیے ایک اور ستارہ کشش کا اضافہ کرتے ہوئے حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کے ذریعے NTR مارگ کے قریب حسین ساگر جھیل پر 180 میٹر کی لمبائی اور 90 میٹر کی اونچائی کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا میوزیکل فلوٹنگ فاؤنٹین لانچ کیا گیا۔ 17.02 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا، جس میں HMDA کی طرف سے اگلے 3 سالوں کے لیے سہولت کا آپریشن اور دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ منفرد میوزیکل فلوٹنگ فاؤنٹین کی لمبائی 180 میٹر، چوڑا 10 میٹر، اس کی اونچائی تقریباً 90 میٹر ہے۔ AP حکومت نے شیورام کرشنن پینل کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے جمعہ کو سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، جس میں ریاست کی تقسیم کے نتیجے میں آندھرا پردیش کے لیے نئے دارالحکومت کی شناخت سے متعلق شیورام کرشنن کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے اس سے قبل تینوں راجدھانیوں کے معاملے میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں خصوصی چھٹی کی عرضی SLP دائر کی تھی۔ ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد سنتوش نگر انسپکٹر ہیڈ کوارٹر سے منسلک۔ سنتوش نگر کے انسپکٹر T ومشی کرشنا راؤ کو ایک خاتون سب انسپکٹر کو ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد جمعہ کو سٹی آرم ریزرو ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا گیا۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے سلسلے میں ایک میمو جاری کرتے ہوئے الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا اور اعلیٰ حکام کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی پر غور کیا جائے گا۔ سینئر افسران بھی ماضی میں انسپکٹر کے خلاف ایسی ہی شکایت کی جانچ کر رہے ہیں۔ روہت شرما تینوں فارمیٹس میں سنچری بنانے والے پہلے ہندوستانی کپتان بن گئے۔ اوپنر روہت شرما آسٹریلیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جمعہ کو سنچری بنا کر کھیل کے تینوں فارمیٹس میں سنچریاں بنانے والے پہلے ہندوستانی کپتان بن گئے۔ روہت نے یہاں VCA اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں اپنی اننگز کی 171ویں گیند پر چوکا لگا کر یہ ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے آؤٹ ہونے سے قبل 212 گیندوں پر 15 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 120 رن بنائے۔ روہت شرما، تلک رتن دلشان سری لنکا، فاف ڈو پلیسس جنوبی افریقہ اور بابر اعظم پاکستان کے بعد تینوں فارمیٹس میں سنچری بنانے والے چوتھے کپتان ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف روہت کی یہ پہلی اور بطور اوپنر چھٹی سنچری بھی ہے۔ وہ اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں 9 سنچریوں کی مدد سے 3257 رنز بنا چکے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ سے متعلق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کے بیان پر طلباء حیران، کہا ہمیں چمتکار کا انتظار۔
मरकजी वजीर बराए अखलाती उमूर स्मृति ईरानी जुमेरात को पार्लियामेंट में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप MAFNF से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसी जानकारी दी जिस पर तलबा ने हैरानी का इजहार किया है। दरअसल केरला की त्रिशूर लोकसभा सीट से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट TN प्रतापन ने सवाल किया था कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के तहत रकम कितने वक्त में जारी की जाती है और किन असबाब से मुस्तफीदीन को फेलोशिप हर माह नहीं दी जा रही। इसके जवाब में स्मृति ईरानी कहा कि अहल तलबा को यह फेलोशिप माहाना बुनियाद पर दी जाती है। हालांकि द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अखिलती तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने स्मृति ईरानी के जवाब को गलत ठहराया है। तलबा का दावा है कि इन्हें 7 माह से फेलोशिप की रकम नहीं मिली है। तलबा का ये भी कहना है कि फेलोशिप की रकम मिलने में ताख़ीर और रुकावट नई बात नहीं, तवील मुद्दत से ऐसा ही होता रहा है। बचपन के दोस्त के इंतकाल की खबर सुनते ही रो पड़े तेलंगाना के स्पीकर असेंबली। हेलीकॉप्टर से पहुंच गए बांसवाड़ा, जनाजे को दिया कंधा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने बचपन के दोस्त निजामाबाद जिले के वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और बांसवाड़ा रूरल मंडल के रामपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सालम बिन अली के इंतकाल की खबर सुनते ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हालांकि इस वक्त असेंबली में बजट इजलास में मबाहिस जारी हैं। इंतकाल की इत्तला मिलते ही स्पीकर असेंबली पोचाराम खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए ताकि अपने दोस्त की तदफीन में शिरकत कर सके। पोचाराम अपने बचपन के दोस्त की मैयत देख कर रो पड़े। उन्होंने अपने दोस्त के जनाजे को कंधा दिया और जनाजे के साथ बांसवाड़ा ईदगाह पहुंचे और तदफीन तक मौजूद रहे। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त के इंतकाल पर शदीद रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दोस्त के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे सदमा और अफसोस हुआ। स्पीकर असेंबली ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त की रूह के सुकून के लिए दुआ की और कान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा पोचाराम सुरेंदर रेड्डी, साबिक ZP चेयरमैन राजू, मकामी अवामी नुमाइंदे और कायदीन स्पीकर के हमरा थे। तारीकी में स्मार्टफोन के लगातार इस्तेमाल ने हैदराबादी खातून की बीनाई छीन ली। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के नुकसानात और स्मार्ट गैजेट्स की लत क्या कर सकती है, फिर भी बहुत से लोग एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करने या इन पर अमल न करने का सिलसिला जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में ये लत इनकी सेहत को नुकसान पहुँचा देती है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को भी रात के वक्त अपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की लत थी और सोशल मीडिया पर रात को स्क्रॉल करने की इसकी आदत ने इसको बीनाई से महरूम कर दिया। डॉक्टर सुधीर ने, जो हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ट्विटर पर इंकशाफ किया कि किस तरह 31 साल खातून ने अंधेरे कमरे में रात के वक्त स्मार्टफोन का मुसलसल इस्तेमाल एक मामूल बना लिया था, जिसकी वजह से इसकी बीनाई को नुकसान पहुँचा। अपने ट्विटर थ्रेड में डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि मंजू नामी इनकी एक मरीज़ा, इनके पास आँखों में फ्लोटर्स, रोशनी की तेज़ चमक, तारीख, ज़िगज़ैग पैटर्न और कभी कभार चीज़ों पर इर्तिकाज़ की कमी की अलामात के साथ इनसे रुजू हुई थी। जब इनका तिब्बी मायना किया गया तो तशख़ीस हुई कि वो स्मार्टफोन विज़न सिंड्रोम SVS में मुब्तला है, जिसके बायस इंसान आँखों से मुतालिक मसाइल बशमूल अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक मंजू की बीनाई को नुकसान पहुँचने की वजह से इनकी अंधेरे में अपने फ़ोन पर ज़्यादा वक्त गुजारने की आदत थी। वो तकरीबन 1.5 साल से ये सिलसिला जारी रखे हुए थी। डॉक्टर ने मज़ीद बताया कि उन्होंने मंजू के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अपने माजूर बच्चे की देखभाल के लिए मंजू ने ब्यूटिशियन की नौकरी छोड़ दी थी। इस दौरान मंजू को स्मार्टफोन की मुसलसल इस्तेमाल की आदत हो गई। वो रोज़ाना कई घंटे स्मार्टफोन पर गुजारने लगी, जिसमें रातों में तारीक कमरे में भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल शामिल है। इसके मामूलात को नोट करने के बाद डॉक्टर ने मंजू को दवाएँ तजवीज़ की और अपना स्क्रीन टाइम कम करने को कहा। दवाइयों के बाद और स्क्रीन मोबाइल फ़ोन से मुसलसल दूर रहने के बाद वो अपनी बीनाई बहाल करने में कामयाब हो गई। अब मंजू बिल्कुल ठीक है। इसकी 18 माह की बसारत की खराबी ख़त्म हो गई है। अब उसकी बीनाई मामूल के मुताबिक है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।